हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से भाषा एवं चिंतन। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। फ्रेंड्स, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। जो आपके अंदर थिंकिंग है, सोच है, भाव है, उनको दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। जो हमारे अंदर थिंकिंग है, जो हमारे अंदर विचार है, वो हम दूसरों तक किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? तो अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके, और दूसरों के विचारों को हम अपने में कैसे ग्रहण करते हैं? तो भाषा के माध्यम से ही। ओके, बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के विचारों को अपने तक पाते हैं। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। ओके, हमारे पास एक ऐसी भाषा है, मनुष्य के पास एक ऐसी भाषा है जिसे लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? दूसरे विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही हमारी क्या होती है? भाषा होती है। ओके, भाषा के भाग। तो फ्रेंड्स, भाषा के भाग कितने होते हैं? अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि भाषा के कितने भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स, भाषा के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। ओके, नंबर 1 है स्वनिम, जिसको बोलते हैं फोनीम। ओके, यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो स्वनिम होती है। ओके, जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो यह उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। फ्रेंड्स, स्वनिम के पास अपना कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी अगर हम किसी दूसरे शब्द में लगा देते हैं तो उसका क्या होता है? अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स, ये क्या है? हमारे आ हो गया, आ हो गया, ई हो गई और ता हो गया। फ्रेंड्स, इन शब्दों, इन अक्षरों का कोई भी क्या है? इन ध्वनियों का कोई मतलब है, कोई अर्थ है? नहीं है। बट अगर हम इसमें क्या, किसी शब्द में इसको, जैसे हमने लिखा प्रत्यक्ष, अगर प्रत्यक्ष में हम आ जोड़ देंगे, आ ध्वनि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसने क्या कर दिया? इसका अर्थ ही चेंज कर दिया। ओके, जैसे संतुष्ट शब्द में हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? असंतुष्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। संतुष्ट का असंतुष्ट क्या हो जाएगा? अर्थ जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो स्वनिम आपको पता हो गया कि क्या होता है? यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, बट हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट है रूपिम। ओके, नेक्स्ट क्या है? रूपिम। मॉर्फीम। रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे को रूपिम, जब बच्चे को फ्रेंड्स यहाँ होना चाहिए था स्वनिम। स्वनिम, स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे जब बच्चों को क्या हो जाता है? ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है तो बच्चा क्या करता है? सीखना प्रारंभ कर देता है। पहले बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इनका स्वयं में भी अर्थ होता है। जैसे छोटे छोटे शब्दों को सीखता है और उनका क्या होता है? स्वयं में अर्थ होता है। बट स्वनिम में क्या थी? ध्वनियाँ थी, उनका कोई अपना अर्थ नहीं था, बट अगर दूसरे शब्द में लग जाते थे तो क्या होता था? उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता था। लेकिन रूपिम में क्या है? इनका स्वयं का क्या होता है? अर्थ होता है। ओके, जैसे हमने लिखा
हार। ओके, तो हार का क्या है, अर्थ है हार। अगर इसमें आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। तो आहार का भी अपना अर्थ है। आँख, कान, आना, ये सब क्या है, ये शब्दों का क्या है, कुछ अर्थ है। ओके, तो आई होप रूपिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वाक्य विन्यास क्या है, सिंटैक्स। वाक्य विन्यास फ्रेंड्स अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछने की आशा भी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। ओके, वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना, यानी कि वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, अर्थात कर्ता, कर्म तथा क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया को एक निश्चित उचित स्थान पर क्या करना, रखना। ओके, वाक्य विन्यास के अंतर्गत हर शब्द को क्रमिक रूप में रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक, जैसे कर्ता होगा, कर्म होगा और फिर क्रिया आएगी। तो एक उचित स्थान पर हमें वाक्यों को रखना होता, शब्दों को रखना होता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, रमेश खाना खा रहा है, तो फ्रेंड्स ये हमारा सही क्रम है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि खाना रमेश खा रहा है, तो इसका क्रम क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या आया है, कर्ता आया है, ठीक है, और ये क्रिया आई है, ठीक है, खाना खा रहा, और इसमें पहले क्रिया आ गई, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसका क्रम क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें वाक्यों को सही क्रम में रखना ही क्या होता है, वाक्य विन्यास होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अर्थ विन्यास। क्या होता है, अर्थ विन्यास, सेमेंटिक। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, अर्थ विन्यास। जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हों, शब्द क्या हो, अर्थपूर्ण हो, तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स शब्दों में क्या हो, सारे जो शब्द होते हैं वो अर्थपूर्ण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थ विन्यास कहेंगे। ओके, जैसे रमेश कॉफ़ी पीता है, तो ये क्या है, सही है, इसका अर्थ क्या है, शब्दों का अर्थ क्या है, सही है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि रमेश कॉफ़ी खाता है, रमेश कॉफ़ी खाता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते रमेश कॉफ़ी खाता है, क्योंकि कॉफ़ी को खाया नहीं जाता है फ्रेंड्स, कॉफ़ी को क्या किया जाता है, पिया जाता है। इसलिए रमेश कॉफ़ी खाता है अगर बोल दिया जाएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो अर्थपूर्ण हो ऐसा क्या होता है, अर्थ विन्यास होता है, सेमेंटिक होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, भाषा सीखने के विभिन्न साधन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, भाषा सीखने के विभिन्न साधन देख लेते हैं। हम भाषा किस किस के माध्यम से सीखते हैं, तो फ्रेंड्स कहानी सुनना, जब बच्चे को कहानी सुनाई जाती है तो वो भाषा सीखता है। ओके, बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से कहानी सुनना, जिनकी सहायता से वह बोलना सीखते हैं। जब बच्चे को कहानी सुनाई जाती है तो उसकी भाषा का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नोत्तरी के द्वारा जब बच्चों को क्या करेंगे, आप प्रश्न उनसे पूछेंगे तो उनमें उससे भी क्या होगा, भाषा का विकास होगा। बालक स्वभाव से ही कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उन्हें जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। ओके, उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जिन्हें वह अपने घर में रहने वाले सदस्यों से पूछता है तथा उनसे उत्तर पाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा का भी विकास होता है। जब वो प्रश्न पूछते हैं परिवार में सदस्यों से या आस पड़ोस में, तो उनके अंदर क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ता है और उनकी भाषा का भी विकास होता है। ओके, अनुकरण के द्वारा
बच्चे भाषा अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं। इसका अर्थ होता है नकल करना, नकल करके सीखना, कॉपी करना। ओके, बालक अपने घर के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों का अनुकरण करता है तथा इसके माध्यम से वह अपनी भाषा का विकास करता है। जब आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो देखा होगा आपने कि बच्चे क्या करते हैं, उनको दोहराते हैं, शब्दों को और वाक्यों को दोहराते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। ओके, तो अनुकरण के माध्यम से भी बालक की भाषा का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट है बातचीत। बातचीत के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। बालकों में बात करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जो भाषा का विकास प्रबल माध्यम माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि हरदम वो कुछ ना कुछ आपसे बोलते रहेंगे, आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो उनके अंदर बात करने की इच्छा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसके माध्यम से उनकी भाषा का विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, भाषा के सिद्धांत, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा के सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। ओके, परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। जो बालक के अवयव होते हैं, स्वर होते हैं, उन पर नियंत्रण करना, वो परिपक्व हो जाए। ओके, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं, ये क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। फ्रेंड्स, जैसे बच्चों के अगर जीभ में या गला, तालु, होंठ या दांत किसी भी प्रकार से अगर उनमें कमी है तो उनकी भाषा क्या हो जाएगी, सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं है, परिपक्व है, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, किसी वस्तु से जोड़कर बताना, किसी वस्तु से जोड़कर बताना। अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, किसी वस्तु से जोड़कर बताना। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग, बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं यानी कि जो दिखाई दे सके, ठीक है, मूर्त वस्तुएं वो होती हैं जो दिखाई दे सके, से जोड़ कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। ओके, नकल करना यानी कि कॉपी करना, इमिटेशन करना। ओके, बंडूरा ने अपने सिद्धांत में सीखने के अनुकरण पर बल देते हुए कहा है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। जो एक बालक होता है वो अपने परिवार, आस पड़ोस और साथियों की भाषा का अनुकरण करके बालक जो है भाषा को सीखता है। ओके, नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया है, भाषा का सिद्धांत दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके मिलते हैं एग्जाम में। तो नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया है फ्रेंड्स, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। ओके, और इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। इन्होंने इस कोटेशन को बताया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोटेशन, आप लोग इसको एज इट लर्न कर लेना। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। ओके, और ये कहते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क यानी कि माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे क्या होता है, बच्चा भाषा सीखता है। बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। तो डिवाइस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डी फॉर क्या हो जाएगा, एल फॉर हो जाएगा लैंग्वेज यानी कि भाषा, और ए होता है एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण, और डी क्या होता है, डिवाइस यानी कि यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर क्या होती है, जन्मजात होती है। फ्रेंड्स, आपके घर में 1-2 साल का बच्चा होगा तो आप उसको सिखाते नहीं है कि कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, एक वाक्य बोलने की क्षमता क्या है उसके अंदर होती है। अगर बोला जाए कि खाना खा लिया तो बोलेगा हाँ मैंने खाना खा लिया है। ओके, तो वो अपने शब्दों को क्या करेगा, सही क्रम में लगा देगा। ओके,
तो बच्चे के पास क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जो उसके पास जन्मजात होती है, उसको कोई सिखाता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। तो कितने लेवल बताए हैं, 2 लेवल बताए हैं। कौन कौन से, सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ नहीं जानता। जब बच्चा फर्स्ट लेवल में होता है, सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल में होता है, तो उसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों को और शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ को वो नहीं जानता है। जैसे पानी है, खाना है, मम्मी पापा, इन शब्दों को पहचानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता कि इनका अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट है गहरी संरचना। क्या है, गहरी संरचना यानी कि डीप लेवल। ओके, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अगर आप बोलेंगे पानी या खाना, तो बच्चा क्या है, खाना और पानी को क्या है वो बता पाएगा, उसके अर्थ को बता पाएगा कि खाना पानी होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चिंतन यानी कि थिंकिंग। थिंकिंग क्या होती है फ्रेंड्स, किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। जैसे जब हमारे अंदर हमारे पास क्या होती है, कोई समस्या होती है, तो उसका हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। उसका समाधान करने के लिए जो हम सोचते हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हमारा क्या होता है, चिंतन होता है। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। यानी कि जब तक हमारे पास क्या रहती है, समस्या रहती है, तभी तक हमारा क्या होता है, चिंतन होता है। जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है, तो हम उस पर क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, और जैसे ही समस्या समाप्त हो जाएगी हमारा चिंतन भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उस बारे में हम विचार विमर्श नहीं करेंगे। तो जैसे हमारे पास समस्या होती है, चिंतन उत्पन्न हो जाता है, और समस्या समाप्त हो जाती है तो चिंतन भी समाप्त हो जाता है। ओके, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट है चिंतन के प्रकार। नंबर 1 है स्वालीन चिंतन, आर्टिस्टिक थिंकिंग। ओके, स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वालीन चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वालीन चिंतन कहलाता है। जैसे जिसका कोई रियल लाइफ से कोई मतलब ही ना हो। जैसे आप एक स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में क्या है, बहुत सारी आप अचीवमेंट ले लिए, ठीक है, अचीवमेंट हासिल कर लिए, तो उसका कोई रियल लाइफ से मतलब नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्वालीन चिंतन कहलाएगा। जिसका वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है, आपकी काल्पनिक दुनिया को क्या कहते हैं, स्वालीन चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट है यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। ओके, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। इसमें जो चीज़ें आप करते हैं, जो सोचते हैं, वो क्या है, रियल है, वास्तविक हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, 3 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग्स। ओके, तो नंबर 1 है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही केंद्र बिंदु पर होते हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। फ्रेंड्स, इसमें इसमें समस्याएं एक ही केंद्र बिंदु पर होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। ओके, इसमें क्या है, समस्या का समाधान जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप उसका आंसर सिर्फ बताएंगे नई दिल्ली है। ओके, तो भारत की राजधानी जो क्या है, तो नई दिल्ली है। आप उसको 2-3 ठे तो है नहीं, तो आप बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही आंसर आपको बताना होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। ओके, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान कैसा होता है, बंद अंत वाला होता है, क्लोज एंडेड वाला होता है। ओके, जो आप इसका आंसर बताएंगे वो क्या होगा, बंद अंत वाला होगा, एक ही आंसर उसका आएगा। ओके, जैसे आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक्स में, फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो वो क्या है, अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। ओके, आपसे पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, सही या गलत के रूप में ही देंगे। तो वो किस श्रेणी में रखा जाता है, तो अभिसारी चिंतन की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। दूसरा क्या है, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके,
इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं, एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना यानी कि इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे नई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो नई दिल्ली की विशेषताएं क्या एक ही है? नहीं, उनका हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, भारत की विशेषताओं के विषय में वर्णन कीजिए। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? इसमें हमारी क्या लगेगी? क्रिएटिविटी लगेगी। ठीक है, हम इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे, और इसमें हमारी क्या लगेगी? सृजनात्मकता लगेगी। ठीक है, जब हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला यानी कि ओपन एंडेड वाला होता है। ओके, इन क्वेश्चन का आंसर हम एक शब्द में नहीं दे सकते, हम इसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं। ओके, जैसे आपका ऐसे हो गया। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड है आलोचनात्मक थिंकिंग यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? इसमें फ्रेंड्स गुण यानी कि क्वालिटी और दोषों, जो आपके दोष होते हैं, जो आपकी मिस्टेक होती हैं, फॉल्ट्स होती हैं, को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ओके, इसमें क्या होता है? बालक क्या करता है? स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है, जैसे हम किसी की विशेषताओं को, गुणों के बारे में बताते हैं। जैसे हमने किसी स्कूल के बारे में बताया, तो उसकी विशेषताएं क्या हैं और वो कितना अच्छा है, लेकिन क्या हमने क्या किया? हमने स्वयं निर्णय लिया कि हम उस स्कूल में जाएंगे, कि किस प्रकार का स्कूल है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या दोष हैं, उसके क्या गुण हैं। हम उसको अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल करके ही अपना एडमिशन वहाँ पर करवाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? स्वयं निर्णय लेना हो गया। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार में क्या आता है? एक प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है, जो मूर्त होती है, जो चीज़ दिखाई देती है उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे जो चीज़ों को हम देख सकते हैं वो हमारी क्या हो गई? मूर्त हो गई। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग हो गई। और जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, प्रत्यात्मक चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, जैसे कि अमूर्त हो गई। ठीक है, जो चीज़ दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। ओके, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, हमने आपको इसको आगे भी एक्सप्लेन करके बताया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्रिएटिविटी, ठीक है, तो ये होती क्या है आपको अच्छे से बताएंगे एक्सप्लेन करके कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, थॉट क्या होते हैं। आइए देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन चिंतन की एक नवीनतम तकनीक है। यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करती है। ओके, सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। ओके, इससे अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है। ओके, नेक्स्ट है शिक्षक की प्रक्रिया में बालक विद्यार्थी को प्रोत्साहित करते हैं कि वह विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनाने की ओर प्रोत्साहित करे। बालक अध्यापक क्या करते हैं कि बालकों को ज़्यादा क्या बनाते हैं? क्रिएटिव बनाते हैं। ओके, उनके अंदर क्या करते हैं? सृजनशीलता भरने की कोशिश करते हैं। ओके, नई नई चीज़ें उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। ओके, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो, यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को जन्म देती है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स समस्या समाधान। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझ लीजिए अच्छे से। समस्या को सुलझाना हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। ओके, हर दिन हम सरल से लेकर जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ समस्याओं को हल करने में कम समय लगता है और कुछ में अधिक समय लगता है। समस्या का समाधान करने के लिए यदि संचित साधन उपलब्ध नहीं होते तो समाधान का विकल्प देखना पड़ता है कि हमें किस प्रकार से समस्या का समाधान करना है। ओके,
किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने में हमारा चिंतन केंद्रित हो जाता है। हमारा चिंतन क्या होता है? निर्देशित होता है और उस समस्या पर क्या हो जाता है? केंद्रित हो जाता है। और सही और गलत पर क्या है? पहुंचने के लिए हम सभी साधनों यानी कि जो आंतरिक होता है, आंतरिक यानी कि मन, और बाह्य यानी कि दूसरों का समर्थन और सहायता दोनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम समस्या को सॉल्व कर लें, अपने आप या फिर दूसरों की सहायता से। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, यदि आप एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप परिश्रम से पढ़ाई करें और शिक्षकों और मित्रों और माता पिता की सहायता लेते हैं। ओके, और अंत में आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाती है? समस्या का समाधान हो जाता है। आप अपने से भी मेहनत करते हैं और दूसरों की भी सहायता लेते हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो आई होप आपके क्वेश्चंस जो हैं गलत नहीं होंगे, आप अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, खालिस्तान एक व्यापक संप्रत्यय है जबकि खालिस्तान इसका एक माध्यम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग सोच लीजिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 1 है वाक्य शब्द, और बी ऑप्शन है भाषा वाक्य, और सी है शब्द भाषा, और डी है भाषा वाणी। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, भाषा और वाणी। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स कितने भागों में विभाजित किया गया है? फ्रेंड्स इसके ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए हैं। तो नंबर 1 है 4 भागों में, ऑप्शन बी है आपके 6 भाग हैं, और नंबर सी ऑप्शन है आपका 7, और डी ऑप्शन है आपका 5। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर दीजिए। सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिनके स्वयं में कोई विशेष अर्थ नहीं होता किंतु उसमें किसी शब्द को लगाने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है? तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था हमने। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है रूपिम, बी है स्वनिम, सी है वाक्य विन्यास, और डी है अर्थ विन्यास। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वनिम क्या होता है। ओके, जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ाई है तो उसमें से आप स्वनिम टाइप करके बताना कि स्वनिम क्या होता है। ओके, जब आप टाइप करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वनिम। ओके, नेक्स्ट है वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हो कहलाता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है रूपिम, बी है वाक्यांश, सी है मुहावरा, और डी है स्वनिम। तो फ्रेंड्स 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन रूपिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है उसे उन
वाक्य से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। बी है उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। सी ऑप्शन है इसकी सहायता उसके शिकायत होना सॉरी हाँ इसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावकों को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चों को सही से बोलना सिखाएं। फ्रेंड्स यह अभिभावक होगा। ओके। और डी ऑप्शन है उसे सही वाक्य रचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। ओके। नेक्स्ट है, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, वाक्य कैसा है? फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से जाइए और अपना चैप्टर क्लियर करिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। ओके। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, तो आपके आंसर सही आने चाहिए। ए ऑप्शन है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और बी ऑप्शन है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। सी ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और डी ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ओके। क्योंकि इसका जो क्रम है वो सही नहीं लगा हुआ है। ओके। राम का भाई स्कूल दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था, इस प्रकार से होता तो ये क्या होता? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही हो जाता। ठीक है। इसमें शब्दों को क्या है, क्रम में नहीं लगाया गया है। ओके। तो ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है? गलत है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? तो ए है परिवार का आकार, बी है लिंगीय भिन्नता, सी है परिपक्वता। तो फ्रेंड्स कूट दिया हुआ है तो इसके माध्यम से आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भाषा विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स परिवार का आकार भी, लिंगीय भिन्नता और परिपक्वता, ये सारी चीजें क्या है? भाषा को प्रभावित करती हैं, भाषा के विकास को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओके। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त हो, कैसा हो? दोष युक्त हो, तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? उसके अंदर क्या पाएंगे? तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग सोच लीजिए। ए ऑप्शन है उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, और बी है वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, और सी है भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करता है, और डी है वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उस छात्र का अपने स्वरों पर क्या है? नियंत्रण नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए खाली स्थान की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स मैं इन चीज़ों को रिपीट करके पढ़ाई हूँ इस चैप्टर में, तो आप लोग अच्छे से देखा होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो
अभिसारी चिंतन हो जाएगा, या समस्या समाधान हो जाएगा, या सृजनात्मक चिंतन हो जाएगा, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा सामान्य चिंतन। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सृजनात्मक चिंतन। आप इसमें क्या करेंगे? सृजनात्मक चिंतन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम है और इसमें से वह 2 आम अपनी एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता होती है? उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो आप किस प्रकार का चिंतन करेंगे? तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अभिसारी चिंतन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपके 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इसमें से आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे? राइट होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से अगर पढ़ लिया है तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। ओके, मैंने सारी टर्म्स जितने मैंने इसमें टर्म्स करवाई हैं वो उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पे बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। ओके, और आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए लगातार, क्योंकि मौसम तो सर्द गर्मी ठंडी मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को हमें रोकना नहीं है। मौसम के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है। ये नहीं है कि ठंड पड़ रही है तो हम रजाई में बैठे रहें, घुसे रहें, सोते रहें। ठीक है, तो हमें अपनी पढ़ाई को भी लगातार करते रहना है। हमें ठंडी का कोई प्रभाव अपनी स्टडी पर नहीं पड़ने देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। फिर आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, सारे चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एक एक करके, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन इसमें मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, तो आप आई होप आपके क्वेश्चंस जो हैं राइट हुए होंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।